हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में किया था क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत धारा। उसमें हमने सबसे पहले विद्युत धारा को कवर किया था, उसका वन शॉट रिवीजन हमने करा दिया है। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे पड़ी है वीडियो, आप तुरंत देखिए। आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर विद्युत धारा हो जाएगा। और हमने बताया कि न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी ट्रिक भी दी है। जितने फार्मूले हैं सबको हमने वहां पर आपको लिखा दिया है। तो अब हम शुरू करेंगे आज अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, क्योंकि हम ऐसे अल्टरनेट पढ़ेंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, ठीक है। लगातार केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ेंगे, लगातार फिजिक्स भी नहीं। हमारा एक चैप्टर फिजिक्स का हो गया, तो अब एक चैप्टर हम किसका शुरू करेंगे, केमिस्ट्री का। तो हम आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। और आज हम चैप्टर देखेंगे कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, और इसी को हम शुरू करने चल रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम आपके साथ हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपका रिवीजन हो रहा है तो आपके दोस्त भी कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक अपक्रिया के बारे में। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो पहले एक बात बताओ कि हमारे चारों ओर हमारे पर्यावरण में जो है कि परिवर्तन चलते रहते हैं। अब चाहे वो रासायनिक परिवर्तन हो, चाहे भौतिक परिवर्तन हो, हमारे जो आसपास की चीजें हैं इनमें परिवर्तन चल ही रहे हैं, जो हम देख भी सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन उसमें ऐसे होते हैं, जो उसमें क्या होते हैं, जो परिवर्तन हमारे चारों तरफ हमारे वातावरण में हो रहे हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, उसमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था को बदल देते हैं, उसके आकार को बदल देते हैं, उसके भौतिक गुण को बदल देते हैं। तो उस परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, भौतिक परिवर्तन। और अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रियाओं की, तो जो परिवर्तन ऐसा होता है जिसमें पदार्थ का रासायनिक गुण ही बदल जाए, उसके रासायनिक संगठन ही बदल जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, ठीक है, इसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज। अगर हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो उसके आकार को बदल दे, उसकी भौतिक अवस्था को बदल दे, लेकिन उसके रासायनिक गुण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो चलिए भौतिक परिवर्तन का हम क्या कर लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के, ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, उसके आकार व भौतिक गुणों को बदल देता है। क्या कर देता है, बदल देता है, लेकिन लेकिन पदार्थ के रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन व गुण, यानी रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, भौतिक परिवर्तन कह देते हैं। भौतिक परिवर्तन कह देते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था को, उसके आकार को और उसके भौतिक गुणों को बदल देता है, लेकिन पदार्थ के रासायनिक संगठन और उसके रासायनिक गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया आपको बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना। एक बात बताओ, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि इसमें बर्फ की अवस्था तो बदल जाती है। जब बर्फ होता है तो वो ठोस होता है, लेकिन जब आपका बर्फ पिघल जाता है तो वही बर्फ आपका पानी बन जाता है, यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ये जब बर्फ के रूप में होता है तो इसकी जो अवस्था होती है सॉलिड होती है, ठोस होती है। लेकिन जब यही बर्फ हमारा पिघल जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, यानी जल बन जाता है। तो उसकी भौतिक अवस्था क्या हो गई? बदल गई। लेकिन उसकी रासायनिक अवस्था, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले आपका जब बर्फ था वो भी आपके H2O से बना था, उसका जो अणुसूत्र था वही जल था जो जम गया था, बस इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ये H2O पहले सॉलिड के फॉर्म में था, इसे हम क्या कह देते थे? बर्फ है। इसे हम क्या कह देते हैं? बर्फ। जब यही बर्फ पिघलेगा आपका ये रासायनिक संगठन तो जल ही रहेगा, लेकिन इसकी अवस्था अब क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यानी पहले सॉलिड था, अब क्या हो गया? लिक्विड, यानी द्रव्य हो गया। जब ये लिक्विड हो जाता है तब इसको हम क्या कह देते हैं? जल। तो सूत्र तो वही है, पहले H2O, बर्फ का भी सूत्र H2O है और जल का भी सूत्र H2O है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अवस्था दोनों में क्या होती है? परिवर्तन। इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है? बदल जाती है। तो हमने क्या कहा कि जब आपका यहाँ पर ये बर्फ था तो इसका अवस्था क्या थी? ठोस। और जब ये पिघल गया तो इसकी अवस्था क्या हो गई? लिक्विड। लेकिन पहले भी इसका सूत्र H2O था, अब भी इसका सूत्र H2O है। यानी इसके सूत्र में, रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस इसकी अवस्था बदल रही है। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। आई होप आप लोगों को भौतिक परिवर्तन एकदम क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो चलिए हेडिंग डालते हैं यहाँ रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। चलो, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो अब इसी का उल्टा हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक गुणों, रासायनिक संगठनों में बदलाव कर दे, उसे हम क्या कह देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो इसकी भी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो ऐसा परिवर्तन क्या लिखेंगे? ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन तथा गुणों को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि ऐसा परिवर्तन जो किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों को, उसके रासायनिक संगठन को बदल दे, उसे हम क्या कह देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। अब आप लोग एग्जाम्पल पूछिएगा, तो एग्जाम्पल आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। बस आप जान नहीं पाते कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है। आपने सुना भी होगा और अपने आंखों से देखा भी होगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, इसका एग्जाम्पल देते हैं, दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना सबके घर में रोज होता होगा। सब दूध से दही जमाते होंगे, सब सुने होंगे, सबके घर में होता है, सब लोग देखते भी हैं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें जो पदार्थ की अवस्था होती है वो तो बदलती है। दूध आपका किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। दूध किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। और जबकि आपका जो दही होता है ये लगभग सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस होता है, ठीक है। लेकिन ये तो हो गई इसकी भौतिक अवस्था की बात। भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन ध्यान देना इसके साथ ही इस पदार्थ का रासायनिक गुण भी बदल जाता है।
आप देखते हैं कि दूध कैसा होता है, मीठा होता है, लेकिन दही कैसी होती है, खट्टी होती है। दूध में, क्योंकि जब आपका दही बनता है, दूध से दही बनता है, तो दही में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए दही क्या होती है, खट्टी। दही क्या हो जाती है, खट्टी। इसमें विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। जबकि आपने सुना होगा कि दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाई जाती। तो देखो इसका रासायनिक संगठन बदला कि नहीं, पहले कोई विटामिन नहीं थी, अब विटामिन B12 इसमें आ गई। इसीलिए कहते हैं कि दूध से ज्यादा अच्छा क्या होता है, दही। और जो विटामिन B12 होता है, ये हमारे आमाशय में जो कीड़े होते हैं उनको भी क्या करता है, मारता है। तो अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो आपको दही सुबह सुबह खाना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो पहले आपने देखा कि दूध में क्या था, दूध में कोई प्रोटीन, सॉरी कोई विटामिन नहीं था, लेकिन दही में विटामिन क्या हो गया, B12, यानी इसकी रासायनिक संगठन बदल गया। दूध मीठा था, दही कैसे हो गई, खट्टी, तो इसका ये भी रासायनिक गुण बदल गया। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो जैसे हमने एग्जाम्पल का दिया कि दूध से दही का बनना हो गया, आप कह सकते हैं दूध का फटना। दूध का फटना, ये भी क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। तो ये है आपका भौतिक परिवर्तन, ये है आपका रासायनिक परिवर्तन। जो भौतिक अवस्था में परिवर्तन कराए लेकिन उसके रासायनिक गुण में कोई प्रभाव न डाले, वो भौतिक परिवर्तन होता है। और जो उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों को बदल दे, ऐसा परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, अपना अगले टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज करेंगे। चलो, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये हम जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं भैया, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें आप क्या जानते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, या फिर एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करते हैं और एक क्या बना देते हैं, नया चीज बना देते हैं, नया पदार्थ बना देते हैं। और वो जो नया पदार्थ बनेगा, वो जो जिन पदार्थों से बना होगा उससे उसका गुण क्या होगा, सर्वथा भिन्न, यानी हमेशा अलग होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को या फिर ऐसे परिवर्तन को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं, और या फिर तथा इस पदार्थ का गुण जो नया पदार्थ आपका बनेगा उसका गुण जिस पदार्थ से मिलकर बना होगा उनसे क्या होगा, भिन्न। तो इस पदार्थ का गुण इससे क्या होगा, भिन्न होना चाहिए। इस पदार्थ का गुण भिन्न होता है, तथा इस पदार्थ का गुण भिन्न होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया।
उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो पूरा कहने का मतलब हमारा ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और कोई दूसरा पदार्थ बनाएंगे और वो जो पदार्थ होगा उसका गुण इन पदार्थों से भिन्न होगा, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो अथवा लिख के अगर आपको ये लिखना है तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आई बात समझ में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हो जाएगा उसे हम क्या कह देंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दे दें तो आप लोग जानते हैं कि जैसे हमने कह दिया कि कुछ भी ले लीजिए आप, हमने कहा कि यहाँ पर हम लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपकी धातु होती है, मैग्नीशियम धातु को हम जला देते हैं, मैग्नीशियम धातु को हम क्या कर देते हैं, जला देते हैं। तो कोई भी चीज जलता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के तो आग लगेगी नहीं, तो जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको जलाते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर मैग्नीशियम कितनी बारी है, एक बारी, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बारी है, दो बारी। तो यहाँ पर आप लिखोगे दो ऑक्सीजन, और यहाँ पर अब मैग्नीशियम दो बारी हो गए, जिसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया 2। तो यहाँ पर ये क्या है, मैग्नीशियम, इसका नाम हम लिख देते हैं, ये आपका क्या है, मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम। और यहाँ जो बना ये जिससे क्रिया करवा रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवा रहे हैं तो ऑक्सीजन। और ये जो पदार्थ बन गया इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें आप देखेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया कर रहे हैं और मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा इसका गुण इन दोनों से क्या होगा, भिन्न होगा। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ बनेगा इसका गुण इस पदार्थ से अलग होगा जिससे वो मिलकर क्या होगा, बना होगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। बोलो, बात क्लियर है? रासायनिक अभिक्रिया अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम करेंगे इरेज। आप लोग जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, आखिर क्या पहचान होती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही तो हम कैसे जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही। तो आप इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, फिर रासायनिक अभिक्रिया के पहचान की हम बात बताते हैं। ठीक है भैया, अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की, इसकी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताओ भैया, रासायनिक अभिक्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहचान में सबसे पहला काम क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी अवस्था में चेंज होगा। क्या होगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, उस पदार्थ की क्या हो जाएगी, अवस्था बदल जाएगी। तो इसको पहचानने की जो सबसे पहली ट्रिक है वो है कि पहला काम वहां पर होगा अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। पहला काम क्या हो गया, अवस्था में परिवर्तन। अगर वो ठोस रहेगी तो सॉलिड रहेगी तो गैस में जाएगी, या फिर गैस रहेगी तो मतलब सॉलिड से गैस जाए, या सॉलिड से लिक्विड जाए, लिक्विड से गैस जाए, मतलब अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा वहां पर, अवस्था में परिवर्तन। और दूसरे काम की बात करें तो दूसरा काम हो जाएगा गैस का निकलना। क्या हो जाएगा, गैस का निकलना। अगर अभिक्रिया हो रही है तो गैस निकलेगी, गैस का
निकलना। अगर कहीं गैस निकल रही है तो मतलब वहां पर क्या हुआ है, कौन सा परिवर्तन हुआ है, रासायनिक परिवर्तन, यानी वहां रासायनिक अपक्रिया हुई है। और तीसरे की बात करें तो तीसरा पॉइंट है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना अभी बताएंगे अवक्षेप होता क्या है, ठीक है। अवक्षेप का बनना या अवक्षेप का निर्माण। अगर किसी अपक्रिया में किसी परिवर्तन में अवक्षेप बन रहा है तो मतलब कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, यानी रासायनिक अपक्रिया है। ध्यान से सुनना, अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते नहीं है। अवक्षेप वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते नहीं है। ये जल के नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तली में। जब आप इनको जल में घोलोगे तो ये जल में घुलेंगे नहीं, उस जल के तली में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो आपके कौन कौन से पॉइंट हो गए, अवस्था में परिवर्तन होगा तो हम जान जाएंगे रासायनिक अपक्रिया हो रही है, या गैस निकल रही होगी तो हम कह देंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है, या फिर अवक्षेप बन रहा होगा तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही है। अगर हम बात करें और कोई चीज है जिससे हम पहचान सकते हैं तो हाँ, आपका और एक चीज है, और एक पॉइंट है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वहां पर क्या होगा, ताप में परिवर्तन। वहां पर क्या होगा, ताप में परिवर्तन। अगर ये सब काम हो रहा है, ये सब काम कहीं पर हो रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हो रही। ये 4 पॉइंट नोट कर लिए, अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, और आप कहीं देखेंगे तो आपका ये भी पॉइंट लिख लेना, रंग में परिवर्तन। क्या, रंग में परिवर्तन। अगर कहीं रंग बदल रहा है, इन पांचों में से कोई भी काम हो रहा है तो मतलब वहां पर कौन सी अपक्रिया हो रही है, रासायनिक अपक्रिया हो रही है। आप इसको लिख लीजिए, तब तक हम इंक में क्या भर लेते हैं, सॉरी मार्कर में क्या भर लेते हैं, इंक। इंक में क्या भरेंगे, इंक में तो मार्कर जाएगा नहीं, तो मार्कर में इंक को भर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया हो गई है। अब बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण की। अब किसकी बात करते हैं, रासायनिक समीकरण की। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बताओ। रासायनिक समीकरण इसे कहते हैं इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने कहा कि मैग्नीशियम की क्रिया या फिर मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये तो हमने बोल के बता दिया, आपको शब्दों में बताया और ज्यादा लंबा करके बताया, तो ये क्या हो गया, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, ये पूरी हमने रासायनिक क्रिया आपको बता दी। अगर कहें कि इसको समीकरण के रूप में हमको प्रेजेंट करना है तो जिस जिस तत्व का हमने नाम लिया है उसके अणुसूत्र को लिख देंगे, उसके प्रतीक को लिखकर इस रासायनिक अपक्रिया को जो हम इतना बोल के बता रहे हैं, अगर उसको शॉर्ट में बताएं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसके सहायता से रासायनिक अपक्रिया को दिखाया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उसमें किसी भी रासायनिक अपक्रिया में किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले जो आपके अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद बनता है उसके द्वारा, उसके प्रतीकों द्वारा उसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो यहां पर हम लिखेंगे किसी रासायनिक अपक्रिया को किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले, किसमें, उस रासायनिक अपक्रिया में, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों के अभिकारक व उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा संक्षिप्त में, संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है।
आग अब आप अगर इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं याद कर सकते तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि ऐसा समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अपक्रिया को दिखाया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक समीकरण। या फिर आपने इस परिभाषा को याद कर लेना है कि रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा संक्षिप्त में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे हमने कहा, ध्यान से सुनना, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से करा दी, तो यहां पर क्या होता है, NaCl का निर्माण हो जाता है और क्या बन जाता है, जल। यही होता है। अब हमने जब इसको इस रूप में लिखते, बोल के इसको पूरा मतलब पूरा वर्णन करके बताते, तो वो रासायनिक अभिक्रिया लिखते, वो स्टेटमेंट हो जाती। लेकिन जब इसको हम उसके सूत्र द्वारा संक्षिप्त में व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब ध्यान देना कि रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ भाग लेते हैं, ठीक है। वहां पर जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जो जो भाग लेते हैं, वहां पर हम दो टर्म का यूज करते हैं। एक होता है अभिकारक और एक क्या होता है, उत्पाद, ठीक है। तो ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है, यह क्या है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कितनी चीजें होती हैं, दो। एक होता है अभिकारक, एक क्या होता है, अभिकारक, जिसे हम कहते हैं रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और एक क्या होता है, उत्पाद, एक क्या होता है, उत्पाद, ठीक है भैया। एक क्या होता है, उत्पाद, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं भैया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभिकारक किसे कहेंगे, जो दो पदार्थ, ध्यान से सुनना, जो दो पदार्थ क्रिया करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, जो भी होंगे, जितने पदार्थ क्रिया करते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक, उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और वो क्रिया करके जो एक नया पदार्थ बनाएंगे, वहां पर क्या होगा, वो जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम कह देते हैं उत्पाद, उसे हम क्या कह देते हैं, उत्पाद। ध्यान से सुनना, जैसे हमने कह दिया, इसकी परिभाषा लिखनी है, तो हमने कह दिया कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, क्या करें, एग्जाम्पल की बात करें। अब ध्यान से सुनना, जैसे हमें बनानी है चाय, मुझे क्या बनानी है, चाय। ध्यान से सुनना, तो चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पानी। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, पानी। पानी में हम क्या डालते हैं, चाय पत्ती, क्या डालते हैं, चाय पत्ती, ठीक है, चाय पत्ती। चाय पत्ती के बाद हम क्या डालते हैं, चीनी। शुगर की बीमारी नहीं है तो चीनी, नहीं तो चीनी नहीं डालेंगे। चीनी के बाद हम क्या डालते हैं, अदरक, क्या डालते हैं, अदरक। और जो भी होगा और जो डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें मिलाएंगे। जब ये चीजें आपस में क्रिया करती हैं तो तब जाके क्या बन जाती है हमारी चाय, तब हमारी क्या बन जाती है, चाय। तो देखो ये इतने सारे पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, तब जाके हमारे क्या बन रहा है, एक पदार्थ चाय। तो इस चाय को बनाने के लिए किसका किसका उपयोग हुआ, किसने किसने अपना योगदान दिया, किसने किसने क्रिया की। तो ये जो पदार्थ है, पानी, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इसी ने क्रिया करी, तभी हमारा क्या बना, चाय। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, इन्हें हम क्या कह देते हैं, अभिकारक। इन्हें हम क्या कह देते हैं, अभिकारक, या फिर इसे हम कहते हैं क्रियाकारक। इसे हम क्या कहते हैं, क्रियाकारक। तो जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में क्रिया कर रहा है उसे हम क्या कह देते हैं, अभिकारक। और ये अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना रहा है, चाय। क्या बना रहा है, चाय। तो ये जो नया पदार्थ बना, इसे हम क्या कह देंगे, उत्पाद। इसे हम क्या कह देंगे, उत्पाद। तो उत्पाद की परिभाषा में क्या लिखोगे कि रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में
क्रिया कारक के यानी अभिकारक के क्रिया कारक के क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हमने कहा कि रासायनिक अपक्रिया में जो क्रिया कारक होंगे, यानी ये जो क्रिया कारक होंगे, ये जो क्रिया करेंगे, जब क्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बन जाएगा उसे हम क्या कह देंगे? उत्पाद। तो इस अपक्रिया में बात करें तो HCl और NaOH क्रिया कर रहा है, तो ये क्रिया कर रहा है, तो इन दोनों को हम क्या कह देंगे? अभिकारक। ये दोनों क्या है? अभिकारक। और यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हुई उसके बाद जो बना इसे हम क्या कह देंगे? उत्पाद। यानी NaCl और आपका जल क्या हो गया यहाँ पर? उत्पाद। ये दोनों उत्पाद है और आपके ये दोनों क्या है? अभिकारक। ये अभिक्रिया की दिशा यहाँ पर एक दिशा में है, एक तरफ तीर लगा है, तो अभिक्रिया की दिशा हमें ये बता रही है कि अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा यानी अग्र दिशा में चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभिकारक और ये क्या हमारा हो गया? उत्पाद। और हमने पढ़ लिया रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया तो इसको हम करेंगे इरेज और बढ़ेंगे आगे। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको हम करते हैं इरेज। तो अब हमारा हेडिंग क्या होगा? अब हमारा हेडिंग होगा रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना या लिखने का तरीका। चलो, तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप लोग जानो कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब उस रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं, उसके रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, तो सबसे पहला काम हमें तो उसमें जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उनका हमें सूत्र आना चाहिए, अणुसूत्र याद होना चाहिए, उनका प्रतीक याद होना चाहिए। जब प्रतीक और अणुसूत्र याद नहीं होगा तो हम रासायनिक अपक्रिया कराएंगे कैसे? तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारक व उत्पाद के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। ये आपको ज्ञात होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो बिना अणुसूत्र और बिना प्रतीक के आप कैसे करेंगे? समीकरण को कैसे लिखेंगे? तो पहला काम हमें ये करना है कि जैसे हमने कह दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसका सूत्र HCl आपको याद होना चाहिए। हमने कह दिया नमक मतलब NaCl आपको याद होना चाहिए। हमने कह दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपको याद होना चाहिए। तो जब आपका उसका अणुसूत्र और प्रतीक याद रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप बात करें तो रासायनिक अपक्रिया में किसी भी तत्व को आणविक रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? आणविक मतलब के रूप में, आणविक रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने कह दिया कि हाइड्रोजन गैस, हमने क्या कह दिया? हाइड्रोजन गैस हो गई, तो हाइड्रोजन को हम किससे लिखेंगे? H2 से। हमने कह दिया नाइट्रोजन गैस, क्या कह दिया? नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन का अणु क्या हो जाएगा? N2। हमने कह दिया ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन को हम कैसे लिखेंगे? O2। हमने कह दिया क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन को हम कैसे लिखेंगे? Cl2। हमने कह दिया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को हम कैसे लिखेंगे? Br2। तो मतलब जो
आपके द्विपरमाणविक गैसें हैं, ये सब सभी कैसे हैं, द्विपरमाणविक गैसें हैं, तो इसीलिए इनको हम क्या करते हैं, आणविक रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी आपके द्विपरमाणविक गैसें हैं उनको हम क्या करते हैं, आणविक रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो द्विपरमाणविक गैसें हैं, ये सब क्या है, द्विपरमाणविक गैसें हैं, इसीलिए इनको इस रूप में दिखाते हैं। अगर हम बात करें एक परमाणविक तत्व की, तो एक परमाणविक तत्व को हम उनके प्रतीक से दिखाते हैं। जो आपके एक परमाणविक तत्व होते हैं उनको हम रासायनिक समीकरण में क्या करते हैं, उनका प्रतीक लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया कि सोडियम, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na, तो आपको Na लिख देना है। हमने कह दिया सोडियम के बाद जिंक, क्या कह दिया, जिंक, तो जिंक का क्या हो गया, Zn। हमने कह दिया आपका एल्यूमिनियम, क्या हो गया, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को हम किससे लिखते हैं, ए, तो इनका क्या लिख देंगे, प्रतीक, क्योंकि ये एकल परमाणविक तत्व है। तो जो द्विपरमाणविक होती हैं उनको आणविक रूप में लिखते हैं, और जो आपकी एकल परमाणविक होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनके प्रतीक से दिखा देते हैं। दूसरा काम, तीसरा काम, यानी 3 स्टेप हमने आपको बता दिए। एक स्टेप ये, दूसरे में आपका द्विपरमाणविक गैस वाला हो गया, और तीसरे में आपका एक परमाणविक वाला हो गया। एक परमाणु वाली जो होंगे, जितने भी तत्व होंगे उनको हम क्या करेंगे, उनके प्रतीक से दिखाएंगे, और जो द्विपरमाणविक गैसें होती हैं, द्विपरमाणविक तत्व होते हैं, उनको हम उनके आणविक रूप में लिखते हैं। ये आपका हो गया, ठीक है, ये हमारी हो गई। और चौथी, 3 बात हो गई। चौथी बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं, और सेम चीज उत्पाद के भी दोनों ओर क्या लगाते हैं, प्लस का चिन्ह, मतलब उत्पादों के बीच में भी प्लस चिन्ह लगाते हैं और अभिकारकों के बीच में भी क्या लगाते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो लिखने वाला कोई पॉइंट नहीं है, आप याद रख सकते हैं। हम आपको एक अभिक्रिया लिख के पूरी तरीके से बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए फट से, इसके बाद हम इसको करेंगे एडिट। चलो, तो अब आप मान लीजिए हम रासायनिक समीकरण लिखने चल रहे हैं, जिसे हम कहेंगे मूल समीकरण या ढांचा समीकरण, मूल समीकरण या कहेंगे ढांचा समीकरण। मूल समीकरण या ढांचा समीकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के बीच में एक चिन्ह का यूज किया जाता है, एक तीर की यूज की जाती है, ठीक है। तो अभिकारक, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, एक अभिक्रिया लिखी हमने कि क्या लिखा कि Zn की क्रिया, ध्यान से सुनना, या फिर आप कह लीजिए कि हमने वही जो क्रिया लिया था HCl और NaOH के बीच क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, जल बन जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये अभिक्रिया कैसे हुई, जैसे हमने HCl ले लिया, NaOH ले लिया। अब ऐसे सीखने वाली बात है कि हम अम्ल और क्षार लवण में सीखेंगे, वो जो चैप्टर है अपना अम्ल क्षार लवण, उसमें हम इसको बकायदा सीखेंगे, लेकिन यहाँ भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए हमने ये दे दिया और हमने कहा कि यहाँ पर क्या बनेगा आपको बताना है, तो आप क्या कर लीजिए, पहले जो भी यौगिक दिए गए हैं इनको तोड़ लीजिए 2 भागों में। सभी हमें पता है कि जितने भी यौगिक होते हैं उनका एक धन आयन होता है और एक ऋण आयन, 2 भागों से मिलकर बना होता है, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर तोड़ेंगे तो ध्यान से सुनना, HCl जो हमारा टूटता है, इसमें H किस में टूटता है, प्लस में, H किस में टूटता है, प्लस में, और Cl किस में टूटता है, माइनस में। और जब हमारा NaOH टूटता है तो हमें पता है कि NaOH जब टूटता है तो NaOH में एक भाग होता है Na प्लस वाला और जो एक होता है OH माइनस वाला, ठीक है। अब इनके बीच हमें क्रिया करवानी है, तो एक बात बताओ कि यहाँ पर भी प्लस आयन और माइनस आयन है, और यहाँ पर भी प्लस आयन और माइनस आयन है, दोनों है, ठीक है। अब इन्हीं की क्रिया करवानी है, तो एक बात बताओ, क्या प्लस वाले प्लस से क्रिया करेंगे। आपने सेम पढ़ा था वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, क्या प्लस प्लस को आप जोड़ रहे थे तो क्रिया कर रहे थे, आपस में चिपक रहे थे, क्या नहीं चिपक रहे थे ना, उनकी जाति सेम थी, और जाति सेम होती है तो कोई भी चिपक नहीं सकता है, आपको भी पता है, वो दूर दूर भागेंगे, हमेशा प्रतिकर्षण चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यानी ये भी मेल है, ये भी मेल है,
यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस वाले फीमेल है। तो एक बात बताओ, जब हम इस मेल को इस मेल के पास ले जाएंगे तो क्या कोई क्रिया होगी? ये क्रिया आपस में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच जो जाति है इनकी समान है, दोनों धन आयन है, और समान जाति के बीच कोई भी क्रिया नहीं होती है। मेल और मेल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, फीमेल और फीमेल में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, हमने चार्ज वाले में बता दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पर भी सेम नियम लगता है। तो यहाँ पर आप प्लस प्लस को नहीं जोड़ सकते, ये जो प्लस वाला है ये किससे क्रिया करता है? माइनस वाले से। लेकिन ध्यान से सुनना, एक माइनस वाला तो इसके घर में भी है। अब एक बात बताओ कि ये प्लस वाला अपने घर में डाका डालेगा कि दूसरे घर में? इसके पास भी माइनस है, ये तो पहले से इससे जुड़ा है, अब इससे जुड़ा है तो इससे जाके फिर थोड़ा ना जुड़ेगा। अब ये अगले वाले को ताकेगा ना, इसको निहारेगा, नया चीज मिल रहा है तो नए से क्रिया करेगा। तो अब ये प्लस, इसका जो प्लस है ये किससे क्रिया करता है? इसके माइनस वाले से। ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या बन गया, एच प्लस और ओ एच माइनस। तो एक एच और एक एच मिलकर क्या बन गए? H2, और यहाँ पर क्या है? O। तो क्या बन गया? H2O। और यहाँ पर देखो इसका प्लस अब इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा। भाई अगर ये इसके घर में डाका डाल रहा है तो ये भी तो इसके घर में डालेगा। तो मतलब अगर ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया कर रहा है तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्रिया करेगा। तो ये और ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं? NaCl। और यहाँ पर ये और ये क्रिया करके क्या बना लेते हैं? H2O। तो इस प्रकार हमने लिखा था ये NaCl और H2O बनता है। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते हैं, तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर ये जो बना ये क्या हो गया आपका? जल, यानी वाटर हो गया। ठीक है, अब ये हमारा रासायनिक समीकरण है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें ये क्रिया कर रहे हैं और ये पदार्थ को बना रहे हैं। तो जो पदार्थ क्रिया करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? अभिकारक। तो अगर पूछा जाए इस अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि HCl और NaOH क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? अभिकारक। और यहाँ पर नया पदार्थ क्या बन रहा है हमारे पास? NaCl और जल। तो आप कह सकते हैं कि ये जो दो नए पदार्थ बन रहे हैं इसको हम क्या कह देते हैं? प्रोडक्ट, यानी उत्पाद कह देते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप लोग हमेशा कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ये जो तीर लगी है, ये जो तीर लगी है यहाँ पर, इस तीर के बाएं तरफ, ये है बायां हाथ, ये है दायां हाथ। तो तीर के बाएं तरफ, तीर के बाएं तरफ जितनी भी चीजें होंगी सभी क्या होंगी? अभिकारक। और तीर के दाएं तरफ जो अभिक्रिया होगी, जो भी पदार्थ होंगे वो क्या होंगे? उत्पाद। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो तीर लगती है, इस तीर का जो सिर होता है किस तरफ होता है? उत्पाद की तरफ होता है, और इसकी जो पूंछ होती है किस तरफ होती है? अभिकारक की तरफ होती है। ठीक है, तो ये आपका ढांचा समीकरण है, मूल समीकरण को लिखने में आपको सहायता करेगा। आपने अभिकारक जान लिया, आपने उत्पाद जान लिया। जब आपके पास दो या दो से अधिक अभिकारक रहते हैं तो उनके बीच हम क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। और दो या दो से अधिक उत्पाद रहेंगे तो उनके बीच भी हम क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण को लिखते हैं, इसमें इसकी अवस्थाओं को दिखाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? जैसे ये हमारा HCl क्या होता है? एक्वस, जली विलयन होता है, तो यहाँ पर हम एक्वस लिख देंगे। आपका NaOH क्या होता है? एक्वस, तो ये भी क्या हो गया? एक्वस बन गया। और आपका NaCl भी जली विलयन होता है, तो ये क्या हो गया? एक्वस। और आपका जल यहाँ पर किस फॉर्म में निकल जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर इसकी स्थिति को भी हम इसके नीचे प्रदर्शित कर देते हैं कि कौन किस स्थिति में है। ठीक है, ये आपकी एक एक चीजें जो है आपको समीकरण लिखने में सहायता प्रदान करेंगी। आप इसको फट से नोट करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें। चलिए, तो इसको हम मिटा दें, और मिटाने से पहले एक चीज और जान लो। यहाँ पर अगर तीर हमने एक लगाई है और एक तीर का सिर सिर्फ इस तरफ है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अभिक्रिया एक दिशा में चल रही है कि दोनों दिशा में? एक तीर लगी है और इसका सिर पूरा एक ही तरफ है, तो इसका मतलब अभिक्रिया एक तरफ चल रही है। और अभिक्रिया सिर्फ एक दिशा में, यानी इधर से इधर जा रही है। तो जो अभिक्रिया एक दिशा में चलती है उसे हम कहते हैं अनुत्क्रमणी अभिक्रिया।
उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को हम एक चिन्ह से दिखाते हैं, यानी एक तीर से लगाते हैं। यदि इसी में हम बात करें, जैसे हमने कह दिया आपका जल है, क्या है, जल, और इसको हम तोड़ रहे हैं, किसमें तोड़ रहे हैं, H प्लस में और OH माइनस में। तो अब देखिए यहां पर इस अभिक्रिया में हमने दो तीर लगाए हैं और दोनों तीर आधा है, आधा सिर इसका इधर है, आधा सिर इधर है, यानी ये अभिक्रिया यहाँ जल से इस आयन में टूट रही है और इस आयन से मिलकर फिर क्या बन जा रहा है, जल। यानी ये अभिक्रिया अग्र दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों चल रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जो अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में चलती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दोनों ओर चिन्ह लगाते हैं, ये तीर का चिन्ह। तो अगर ऐसा कहीं है तो उसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, उत्क्रमणीय। ठीक है, आपको दे देगा 4 ऑप्शन और कहेगा पहचानिए कौन उत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो जिसमें आपका ये बन रहा होगा उसे हम क्या कह देंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया, जिसमें तीर दोनों ओर होगी। दोनों ओर का मतलब है अपक्रिया दोनों दिशा में चल रही है, रिवर्स हो रही है, तो इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और यही रिवर्सिबल है, मतलब इसमें रिवर्स गियर नहीं है, अगर एक बार आगे गई तो गई, सिर्फ आगे ही जाएगी, पीछे नहीं आ पाएगी। तो जो एक दिशा में चलती है अनुत्क्रमणी, अनुत्क्रमणी को एक चिन्ह से दिखाते हैं, एक तीर से दिखाते हैं, लेकिन उत्क्रमणी के लिए हम दो अर्ध चिन्हों का यानी आधे आधे तीर का उपयोग करते हैं। तो यह है आपका मूल समीकरण या ढांचा समीकरण लिखना। ठीक है, अब ये पूरा हो गया तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम करते हैं इरेज, इसको हम करते हैं इरेज। अब हम हेडिंग डालते हैं, एक हमारा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, सॉरी संतुलित रासायनिक अपक्रिया, क्या, संतुलित रासायनिक अपक्रिया, संतुलित रासायनिक अपक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब किसे कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, तो ध्यान से सुनना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने, ध्यान से सुनना, जैसे हमने एक अभिक्रिया लिखी HCl प्लस NaOH और यहाँ पर क्रिया करके बन गया NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर देखो इस तरफ हाइड्रोजन कितनी बारी है, एक बार, और यहाँ पर 2 बार। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बारी है, 2 बार। और बात करें यहाँ पर क्लोरीन कितनी बारी है, 1 बार। सोडियम कितनी बारी है, 1 बार। और ऑक्सीजन कितनी बारी है, 1 बार। अब हम चेक कर लेते हैं जो उत्पाद बना है क्या इनमें भी इसकी संख्या सेम है। अगर सेम होगी तो उस अभिक्रिया को, यानी इस अभिक्रिया को हम क्या कह देंगे, संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हमारा H कितनी बारी है, 2 बार। ऑक्सीजन, क्लोरीन कितनी बारी है, 1 बार। यहाँ पर सोडियम कितनी बारी है, 1 बार। और ऑक्सीजन कितनी बारी है, 1 बार। तो हम देख रहे हैं कि जितना जो ये तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितना अभिकारक में है उतने ही उत्पाद में है, यानी इस तरफ की जितना भार है उतना इस तरफ भार है, दोनों तरफ बैलेंस है, दोनों तरफ अगर भार बराबर है तो ये क्या है, बैलेंस। और इसी अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसी अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसे हम कह देते हैं संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भैया, तो इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो
परमाणुओं की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जितना अभिकारक में होगी उतना उत्पाद में होगी, दोनों तरफ बराबर होंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कर देते हैं? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अगर ये हो गया है तो आप लोग इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। ठीक है, इसको आप लोग फट से लिख लीजिए। अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है अपने नोटबुक में भी। क्या है? हेडिंग डालना द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनना। द्रव्य अविनाशिता का नियम कहता है कि जब किसी पदार्थ को, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करते हैं और कोई उत्पाद बनाते हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु का न तो निर्माण होता है न तो कोई भी परमाणु नष्ट होता है, बस वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाते हैं। यानी जितना परमाणु आपका पहले होगा उतने परमाणु आपका बाद में होगा। ऐसा आपके रासायनिक अभिक्रिया में होगा, क्योंकि न तो कोई परमाणु का निर्माण हो सकता है न तो कोई परमाणु नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है, न तो कोई परमाणु नष्ट होता है, और ना ही किसी परमाणु का निर्माण होता है, ना ही किसी परमाणु का निर्माण होता है, निर्माण होता है। अर्थात जितनी परमाणुओं की संख्या, जितनी परमाणुओं की संख्या अभिकारक में होगी, अभिकारक में होगी, उतने ही परमाणुओं की संख्या, उतने ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में होना चाहिए, उत्पादों में होना चाहिए। ठीक है, उतनी ही संख्या, परमाणुओं की संख्या उत्पाद में होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई परमाणु नष्ट होता है न तो कोई परमाणु निर्मित होता है। अगर न तो कोई नष्ट हो रहा है न कोई निर्मित हो रहा है तो जितना परमाणु पहले थे उतने परमाणु अब भी रहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो अभिक्रिया द्रव्य अविनाशिता के नियम का पालन नहीं करती है, और उसको हम द्रव्य अविनाशिता का पालन नहीं करती है तो उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बैलेंस करना पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया को क्यों बैलेंस किया जाता है? तो क्योंकि वो अगर अनबैलेंस रहेगी तो द्रव्य अविनाशिता के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए उसको हम क्या कर देते हैं? बैलेंस, ताकि ये इस नियम का क्या करे? पालन। ठीक है,
तो हमने जैसे एग्जाम्पल में आपको फिर से वही अपक्रिया लेके दिखा देते हैं कि आपने लिया, मान लीजिए इस बार दूसरी अपक्रिया ले लेते हैं, हमने लिया N2 प्लस 3H2, चलो यहां पर हमने ले लिया N2 प्लस H2 और हमने इस क्रिया से बना दिया NH3। अभी दिख रहा है कि इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 ही है, इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 3, यानी अभिकारक में जो परमाणु की संख्या है वो उत्पाद में परमाणुओं की संख्या से भिन्न है, अर्थात ये समीकरण अभी बैलेंस नहीं है। और बैलेंस नहीं है तो द्रव्य विनाशता के नियम का पालन करेगी कि नहीं, बताओ करेगी कि नहीं, यस या नो, नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या है अनबैलेंस, क्योंकि यहाँ पर जितने परमाणु है उतने परमाणु यहाँ नहीं है, जबकि ये नियम कहता है कि जितने परमाणु आपके पहले होंगे उतने ही परमाणु क्या होंगे बाद में, क्योंकि न तो कोई परमाणु नष्ट होता है न तो कोई परमाणु निर्मित होता है। तो इसको हम क्या करेंगे बैलेंस, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हम यहाँ लगाते हैं 2 और यहाँ पर लगाते हैं 3। तो अब देखिए तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी बारी हो गया 2 बारी, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 दूनी 6 परमाणु है। यहां बात करें तो यहाँ भी अब ये 2 आगे लगाया, इस 2 का गुणा इसमें भी है और इस 2 का गुणा इसमें भी है, यहाँ नाइट्रोजन कितनी बारी 2 और हाइड्रोजन कितनी बारी 2 3 6 बारी, तो जितना नाइट्रोजन इधर उतना नाइट्रोजन इधर। अब ये अभिक्रिया बैलेंस है और अगर अभिक्रिया बैलेंस हो गई तो अब ये द्रव्य अविनाशता के नियम का क्या करेगी पालन। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसीलिए जरूरी होता है ताकि ये द्रव्य अविनाशता के नियम का पालन कर सके, ठीक है। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया का ये संतुलन है, बैलेंसिंग करना है, ये इसी चैप्टर में, उसको हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो होगा जिसमें आपको ये बैलेंस करना सिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। अगर इतना हो गया हो तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के अपने सबसे इंपॉर्टेंट भाग में, जहां से क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबल होता है, जहां पर बहुत ज्यादा संभावना होती है क्वेश्चन आने की। अभी तक तो था ये चैप्टर का बेसिक पार्ट, ठीक है, और ये आपको आना चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं आगे। अब हमने पढ़ लिया है रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया हमने पढ़ लिया है और आप पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी उसको भी खत्म करते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ये वीडियो हमारा रिवीजन पर्पज से है, तो रिवीजन पर्पज से है तो रिवीजन पर्पज का मतलब होता है कि आपका 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। अब रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, रासायनिक अपक्रिया मुख्यतः आपने 5 प्रकार के दी गई है, ठीक है, तो आपको पढ़ना है। तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है, क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है, रासायनिक अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है, ठीक है। अब कौन कौन से प्रकार हैं उनको हम करते हैं शुरू। सबसे पहली अपक्रिया जो आपको पढ़नी है इसमें वो दिया गया है संयोजन अपक्रिया, क्या है, संयोजन अपक्रिया। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संयोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। चलो भाई संयोजन अपक्रिया आ गई। संयोजन अपक्रिया और इसे इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ठीक है भैया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, नाम से ही क्या है क्लियर है, संयोजन। और संयोजन का मतलब क्या होता है भैया, जोड़ना। संयोग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इस अपक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें तो आप बहुत सरल तरीके से कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, संयोजन अपक्रिया। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या
दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ को बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे और मिलेंगे और एक पदार्थ को बनाएंगे, उसे हम क्या कह देते हैं? संयोजन अपक्रिया। जैसे हम बात करें, ध्यान से सुनना, अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे पहले समझ लो, मान लीजिए ये है कोई बालक। ये क्या है? बालक। ये क्या है भैया? बालक। ठीक है, ये क्या है? बालक। और यहाँ पर एक और क्या बना दें? अगर बालक बनाए हैं तो मतलब यहाँ पर हमें क्या बनाना पड़ेगा? बालिका, क्योंकि बालक बालक में तो कोई क्रिया होगी नहीं, सेम जाति हो जाएंगे। तो हमने क्या बना दिया? बालिका। ठीक है, यहाँ पर इसके जुल्फे लहरा रही हैं। और ये क्या है भैया? एक सुंदर कन्या है। ये क्या है? सुंदर कन्या। ठीक है, बालक सिर्फ बालक है लेकिन कन्या सुंदर है। ठीक है भैया, सुंदर कन्या है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इन दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने का मतलब क्या हो गया? मंगलम भगवान विष्णु। अब आगे समझ सकते हो, मतलब इनकी क्या हो गई? शादी। आगे इनकी क्या हो गई? शादी। अब इन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, अब इन दोनों से मान लीजिए कुछ समय पश्चात, नहीं तो भाई एआई का जमाना है, तुम लोग तुरंत भी कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब क्या हो गया कि इन दोनों की शादी हुई और इसके कुछ समय पश्चात इनसे एक जन्म लिया। एक क्या हो गया? एक और बालक आ गया इनके बीच। एक और बालक आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिले। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिले, अधिक नहीं कर सकते, दो ही कहेंगे। यहाँ दो व्यक्ति मिले और एक नए व्यक्ति का निर्माण कर दिया। ठीक है, इनके बीच क्रिया हो गई और यहाँ पर क्या हो गया? नया पदार्थ बन गया, नया व्यक्ति बन गया, एक नया न्यू प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो पदार्थ बन गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि हम दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ बना रहे हैं। एक नए पदार्थ के बाद कोई चांस नहीं होता है कि कोई दूसरा भी आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं? एक बार में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं, तो इस अपक्रिया को हम क्या कह देंगे? इस अपक्रिया को क्या कह देंगे? हाँ बताओ। संयोजन अपक्रिया। क्या कह देंगे? संयोजन अपक्रिया। ये तो समझ में आ गया होगा ना, जिंदगी में नहीं बोलोगे संयोजन अपक्रिया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे लेकिन बनाएंगे कितना? एक से ज्यादा बन रहा है तो संयोजन अपक्रिया नहीं है, इसके साथ कोई और उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं हीरेज। हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम इसका उदाहरण देते हैं अब केमिस्ट्री में। ठीक है, अभी तक तो चली बात बायो। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हमने कहा कि इसके पहले हमने एक बताया था आपको, N2+3H2 जब आप करते हैं तो यहां पर क्या बन जाते हैं? NH3 और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा दिए? 2। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ पर ये जो बना ये क्या बनी? अमोनिया। क्या बनी? अमोनिया गैस बन गई। ये सूत्र किसका होता है भैया? अमोनिया का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो पदार्थ मिल रहे हैं और कितने पदार्थ बना रहे हैं? एक। इसके बाद कोई पदार्थ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कह देंगे? संयोजन अपक्रिया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है संयोजन अपक्रिया के बारे में, यही आपको पता दिलाएगी कि क्या है संयोजन अपक्रिया है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि संयोजन अपक्रिया में, यहाँ पर लिखोगे कि संयोजन अपक्रिया में
संयोजन अभिक्रिया में सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। यानी इधर चाहे तुम जितना मिला लो, दो हो, दो से अधिक हो, लेकिन इस बार बनेगा कितना? प्रोडक्ट एक ही बनेगा। इसके साथ कोई भी, इसके साथ बनने वाले उत्पाद को सह उत्पाद कहते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा। और तुम इसी से पहचानोगे कि संयोजन अपक्रिया है कि नहीं। जिस तरफ उत्पाद एक होगा वो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? संयोजन अपक्रिया। जैसे हमने कह दिया कि ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल हमने सेकंड दिया कि आप कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करवा दो तो क्या बन जाती है? CO2 गैस। तो इस बार देख रहे हैं कि इधर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन गैस से। किससे क्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। और इस तरफ क्या बन जा रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ तो मिल रहे हैं, लेकिन बना कितना रहे हैं? एक। यहाँ पर बना कितना रहे हैं? एक। एक के अलावा और कोई पदार्थ बन नहीं रहा है, यानी सह उत्पाद नहीं बन रहा है। तो इस अपक्रिया को हम क्या कह देंगे? संयोजन अपक्रिया। और संयोजन अपक्रिया में किसी भी प्रकार का सह उत्पाद नहीं बनता है। ध्यान देना, उत्पाद के साइड हमेशा तीर के दाहिने तरफ हमेशा सिर्फ एक उत्पाद बनेगा। तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कह देंगे? संयोजन अपक्रिया। ये याद रखेंगे आप और आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखिए। इसके बाद हम करते हैं इसको इरेज। संयोजन अपक्रिया को इरेज कर देते हैं। और यहाँ पर आप अगर याद रख सके तो एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि जो संश्लेषण अभिक्रियाएं होती हैं, जो आपकी संश्लेषण, जिसमें किसी पदार्थ का संश्लेषण होता है, यानी अधिकांश संश्लेषण, सभी नहीं, अधिकांश, ज्यादा से ज्यादा अधिकांश संश्लेषण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? अधिकांश संश्लेषण अभिक्रियाएं संयोजन अपक्रिया होती है। संयोजन अपक्रिया होती है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको चलिए अब हम देखते हैं वियोजन अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या है हमारी? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया, या इसी को हम कहते रहते हैं अपघटन अपक्रिया। इसे क्या कह देते हैं? अपघटन अपक्रिया। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या कह देते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो नाम से यहाँ पर क्लियर है। तो वहां संयोजन था तो संयोग हो रहा था, और यहाँ क्या होगा? वियोजन। अब वियोजन में क्या? वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वहां दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे थे? एक पदार्थ। यहाँ एक पदार्थ टूट के क्या बनाएगा? दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। तो इसकी परिभाषा हम जल्दी से देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक या पदार्थ बाह्य कारकों की उपस्थिति में वो टूट जाता है। बाह्य कारकों की उपस्थिति, बाह्य कारकों की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। उसे कौन सी अपक्रिया कह देते हैं? वियोजन या अपघटन, या इसी को कहते हैं विघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, आपको किसी भी नाम से पूछ सकता है। विघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक या पदार्थ बाह्य कारक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? बाह्य कारक। और ये बाह्य कारक आपके क्या क्या हो सकते हैं? उष्मा हो सकता है आपका, या फिर प्रकाश हो सकता है, या फिर आपका विद्युत हो सकता है। ये सब कारक हो सकते हैं। इन सब की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा, उसे हम क्या कह देंगे? उस वियोजन अपक्रिया कह देंगे। इसमें एक पदार्थ होगा जो बाह्य कारक की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ को बनाएगा। ठीक है,
अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि आपने एग्जाम्पल लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। एक ऐसा है सॉलिड है यानी ठोस है, इसे ही कहते हैं संगमरमर का पत्थर। इसे ही क्या कहते हैं? संगमरमर का पत्थर। और इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है भैया? कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को यानी इस चूने के पत्थर को आप जब गर्म करते हैं तो ये किसमें किसमें टूटता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड यानी सॉलिड और CO2 गैस में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब इस पदार्थ को हम करते हैं गरम, यहाँ पर चिन्ह, ये जो त्रिभुज का चिन्ह लगा है, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर उष्मा। क्या लिख सकते हैं? उष्मा। तो यहाँ पर ये टूट जाता है कितने भागों में? दो। ये जो भाग बनते हैं, एक का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और एक पदार्थ जो बना, ये जो दूसरा पदार्थ बना इसे कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर कोई पदार्थ है जो उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। इसी अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं? विघटन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। अब ये बाह्य कारक की उपस्थिति में टूटता है, तो बाह्य कारक की उपस्थिति के आधार पर इसे हम तीन भागों में बांटते हैं। इसे कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें यहाँ पर तीन भागों में, तो पहला क्या होता है? उष्मीय अपघटन। क्या हो जाता है? पहला उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन। अगर पूछा जाए वियोजन अपक्रिया कितनी प्रकार की, तो तीन। पहला कौन सा? उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन। तो अगर उष्मीय अपघटन की बात करें तो मतलब अब किसकी उपस्थिति में टूटेगा? उष्मा की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? उष्मा की उपस्थिति में। तो आप लिखेंगे कि जब कोई पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अपक्रिया कह देते हैं। तो आप लिखेंगे जब कोई पदार्थ उष्मा की उपस्थिति में दो से अधिक भागों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। उसे उष्मीय अपघटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल मांगोगे, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका उष्मा की उपस्थिति में टूट रहा है दो या दो से अधिक भागों में, तो उष्मा की उपस्थिति में टूटा तो उसे हमने क्या कह दिया? उष्मीय अपघटन। अगर कोई प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा होगा तो उसे हम क्या कह देंगे? प्रकाश अपघटन। कोई विद्युत की उपस्थिति में टूट रहा होगा तो उसे हम क्या कह देंगे? विद्युत अपघटन। तो बस इन तीनों में यही अंतर है कि जिस भी बाह्य कारक की उपस्थिति में पदार्थ टूटता है वही अपघटन हो जाता है। तो आप लोग इसको फट से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके दो प्रकार की और बात करेंगे आगे। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं इरेज। इसको हम क्या कर देते हैं? इरेज। अब हमारी वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? तीन। पहला उष्मीय अपघटन और दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार क्या है भैया? दूसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन। क्या? प्रकाश अपघटन। क्या है? प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन की बात करें तो इसी की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसी वियोजन अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से
अधिक भागों में टूट जाता है, भागों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसे प्रकाश अपघटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। यानी प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो उसे हम क्या कह देंगे? प्रकाश अपघटन। यानी उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है, मान लीजिए आपका एक ये यौगिक होता है AgCl, जिसे हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड। जिसे हम क्या कहते हैं भैया? सिल्वर क्लोराइड। ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, ध्यान से सुनना, सिल्वर क्लोराइड जब आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश। यानी सूर्य के प्रकाश अगर इस पे पड़ेगा, सूर्य के प्रकाश को हम लिखते हैं H न्यू से, ये V नहीं है, आपका न्यू है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब आपका AgCl होता है तो ये टूट जाता है दो भागों में, एक Ag में और दूसरा Cl2 गैस में, यानी क्लोरीन गैस में। यहाँ जो आपका Ag बनेगा ये सॉलिड होता है, और यहाँ जो आप पदार्थ लेते हैं AgCl, ये कैसा होता है? एक्वस होता है। ठीक है। ये क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो AgCl की, तो यहाँ पर आप इसको लेते हैं दो बारी, तो ये 2Ag, यानी 2Ag का मतलब सिल्वर, Ag का क्या है? सिल्वर। 2 सिल्वर और क्लोरीन गैस में आपका क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये आपका क्लोरीन गैस में टूट गया। किसकी उपस्थिति में टूटा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है, यानी प्रकाश की, इसे हम क्या कह देंगे? प्रकाश अपघटन। और ध्यान देना, नोट पॉइंट इसमें क्या लिखना है? नोट पॉइंट ये लिखना है कि इस अभिक्रिया का उपयोग, इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? बताओ। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, ग्राफी में किया जाता है। अब बताओ श्वेत श्याम फोटोग्राफी क्या होती है? कौन कौन जानता है? श्वेत श्याम फोटोग्राफी जानते हो? पहले फोटो मिलती थी, जब आप फोटो खिंचाने जाते थे तो आपको एक रंगीन फोटो के साथ आपके एक देते थे, जिससे आपका एक्सरा होता है, उसी पन्ने का बना होता था, वो कड़कड़ाती थी, और आप जब धूप में देखते उसमें इंसान एकदम भूत जैसा दिखता था, व्हाइट एंड ब्लैक होती थी। उससे ही हम क्या कहते थे? श्वेत श्याम फोटोग्राफी। और उसमें इस अभिक्रिया का यूज होता है, प्रकाश अपघटन वाली अभिक्रिया का यूज होता है। ये आपका जो सिल्वर क्लोराइड होता है किसमें टूटता है? सिल्वर और क्लोरीन में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? प्रकाश अपघटन। तो अगर यहां तक चीजें हो गई है तो आप जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, विद्युत अपघटन को हम देखते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं अब इरेज। यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है, आप इसको सॉलिड भी ले सकते हैं, यहाँ पर सॉलिड भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। एक्वस में कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड में भी नहीं दिक्कत है, तो आप सॉलिड लिख लीजिए। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपनी जो वियोजन अपक्रिया का तीसरा प्रकार है। रुक जाइए, इंक डाल लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को भी दिखेगा भी नहीं। ठीक है, दिखेगा भी नहीं, तो इंक हम भर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंक भर लेते हैं भैया। इंक है यार, लेकिन पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है मार्कर। इंक तो अभी भरे थे, खत्म हो गया होगा। ठीक है, चलो इंक हो गई है फिल। आप लोग तैयार हो जाओ अब आगे पढ़ने के लिए। चलो, तो अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रकार वियोजन अपक्रिया की, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन। क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन।
प्रकाश अपघटन क्या होगा, ध्यान से सुनना। इसमें क्या लिखोगे कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यहाँ पर विद्युत अपघटन होगा, ये प्रकाश अपघटन नहीं, प्रकाश अपघटन तो हमने पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ेंगे, विद्युत अपघटन। प्रवाहित की जाती है तो वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और इसे ही हम क्या कह देते हैं, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर जब हम विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन या गलित अवस्था में क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। ठीक है भैया, दो या दो से अधिक भागों में अगर टूट जा रहा है तो किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, वैद्युत की उपस्थिति में, और वैद्युत की उपस्थिति में टूट रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, वैद्युत अपघटन। प्रकाश की उपस्थिति में टूटता था तो प्रकाश अपघटन, और उष्मा की उपस्थिति में टूटता था तो उष्मा अपघटन, लेकिन यहाँ पर विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा तो इसे हम क्या कह देंगे, वैद्युत अपघटन। ठीक है, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आपका हमने एक ले लिया KCl। KCl को हमने किस रूप में लेना है, एक्वस यानी जलीय विलयन लेना है, इसका गलित अवस्था लेना है। जब आप इसको गलित अवस्था में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक K में, K प्लस में और Cl माइनस में। ठीक है भैया, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये किस में टूट जाएगा, K प्लस में और Cl माइनस में। अब इसमें होता है एनोड और कैथोड का पूरा प्रक्रम, इसको हम पढ़ाएंगे, आपको जब पढ़ाएंगे धातु वाला चैप्टर तो वहां पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिर इसका ऑक्सीकरण, यहाँ पर ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ये पूरा बना लेता है पोटेशियम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोटेशियम, और यहाँ पर ये निकल जाता है क्लोरीन गैस के रूप में। अगर यहाँ पर बैलेंसिंग करें तो यहाँ हम लगा देंगे 2 और यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, ये जो सोडियम बनेगा ये सॉलिड होगा और ये जो क्लोरीन बनेगा ये क्या होगा, गैस। तो यहाँ पर जो ये लिया है इसे हम कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है भैया, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। और यहाँ जो बना ये क्या बना, पोटेशियम, टूट गया तो क्या बना, पोटेशियम, और क्या बन गया, क्लोरीन गैस। क्या बन गई भैया, क्लोरीन गैस। तो विद्युत धारा की उपस्थिति में ये टूट रहा है, इसे हम क्या कह देंगे, विद्युत अपघटन। ठीक है, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अब क्रिया के अगली प्रकार पर। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम चेक कर लेते हैं वीडियो क्लियर है या नहीं। चलो, वीडियो आपकी क्लियर है, एकदम क्लियर है। 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो भी हो गई है, अब ज्यादा हो रहा है तो हम देखेंगे अगर चैप्टर नहीं हो पाएगा तो आधा कर देते हैं, फिर आधा आपको अगले भाग में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हम करेंगे अगली अपक्रिया जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन। तीसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। चलो, अब बताओ इसके नाम से क्या पता चल रहा है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब नाम से क्या पता चल रहा है, चलो बताओ। नाम से यहाँ पता चल रहा है कि या तो प्रतिस्थापन या विस्थापन। विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाना, उसके स्थान को हटा के खुद चले जाना या फिर खुद को हटा के उसके स्थान पे जोड़ देना, वही क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें
ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे खुद आके जुड़ जाता है, उससे हम क्या कहते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनो, अब पहले था एक, ठीक है, इधर सुनो, मान लीजिए हमने कहा कि ये है कालू, ये क्या है, कालू, और कालू के साथ क्या है, कालू के साथ कौन जुड़ा हुआ है, काली, कालू के साथ कौन जुड़ी हुई है, काली। अब कालू और काली जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए एक आ गया गोरा वाला इंसान, उसको नाम हम क्या दे दें, कालू, और तो काली हो गया। मान लीजिए कोई एक इंसान और आ जाता है, या फिर इसको हटाइए, नाम ही दे देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, चलो शिवा, मान लीजिए क्या है, शिवा है, ठीक है। और शिवा के साथ कौन जुड़ी हुई है, शिवानी, शिवा के साथ कौन जुड़ी हुई है, शिवानी। अभी शिवा और शिवानी एक साथ हैं, ठीक है भैया। और यहाँ पर हमने कह दिया कि अब इन दोनों का अच्छा खासा चल रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर आ गए पवन सिंह, यहाँ पर कौन आ गए, पवन सिंह, ठीक है। अगर यहाँ पर पवन आ गए तो अब बताओ, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अब पवन और यहाँ पर शिवा शिवानी तो एक साथ है, पवन क्या है, अकेले, पवन क्या है, अकेले। अब पवन अकेले हैं तो इनकी नजर जाएगी इन पर, जाएगी कि नहीं, इनसे तो कोई नहीं लेना देना है, इनसे इनसे कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये इनका नजर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट इन पर, शिवानी जी पे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर शिवानी जी क्या देखेंगी, पवन को, पवन अगर पसंद आ गए, पसंद कब आएंगे, जब इससे शिवा से अच्छा ज्यादा पैसा कमाएंगे ना, अच्छा ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, अच्छा ज्यादा हैंडसम होंगे, तब जाके पसंद आएंगे। अगर मान लीजिए अगर ये पवन पहले से मरा रहे और कुकुर रसमोला की उठा के पहुंच जाए, तो क्या शिवानी आएगी इसको छोड़ के, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है। अब अगर हमने कह दिया, ध्यान से सुनना, हमने कह दिया कि पवन है ज्यादा हैंडसम, पवन क्या है, ज्यादा हैंडसम शिवा से। अब पवन से जब ज्यादा, शिवा से ज्यादा हैंडसम पवन है, तो अब शिवानी क्या चाहेगी, पवन के साथ आ जाए, तो शिवानी कहाँ आ जाएगी, अब धीरे धीरे यहाँ पर पवन के पास, या फिर पवन क्या करेगा, इस शिवा को हटा देगा, मजबूत होगा तो मारेगा, और शिवा एक मुक्का में यहाँ घसक के चले आए, तो शिवा यहाँ से हट गए, तो अब शिवा अगर हट गए तो क्या हो गया, पवन और शिवानी जुड़ गई, पवन और शिवानी क्या हो गई, जुड़ गई, और शिवा बेचारे क्या हो गए, अकेले। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि यहाँ पर ज्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, या शिवा की यौगिक कौन है, शिवानी, तो शिवा को उसके यौगिक के साथ विस्थापित कर दिया और पवन उसके स्थान पे खुद जुड़ गया। तो यहाँ पर देखो, ये तत्व इसको विस्थापित कर दे रहा है और खुद जुड़ जा रहा है, तो यही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में, हाँ, तुम लोगों को सोचो क्या क्या एग्जाम्पल लेके पढ़ाना पड़ता है, तब समझते हो। तो यही अपक्रिया हम लागू कर देंगे इस पर। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, इसकी परिभाषा लिख देंगे, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, और उसके स्थान पे स्वयं जुड़ जाता है, उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर उदाहरण की, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जिंक की क्रिया हम करा रहे हैं कॉपर सल्फेट से। किससे? कॉपर सल्फेट से। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर कॉपर किससे जुड़ा हुआ है? सल्फेट से। सल्फेट ऑलरेडी कॉपर से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी इसका नजर क्या है कि दूसरे पर है। अगर कोई कॉपर से इससे ज्यादा क्रियाशील मिल गया तो ये इसके साथ तुरंत भाग जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? हरामी है सकरी। अगर इसको कॉपर से ज्यादा क्रियाशील दिखा, कॉपर से कोई अच्छा दिखा, तो उधर भाग जाएगी। तो जब तक कॉपर से कम क्रियाशील रहेगा तब तक नहीं जाएगी, ध्यान देना, क्योंकि ये अगर कम क्रियाशील रहेगा तो इस पर कोई फर्क ही नहीं डाल पाएगा। अगर ज्यादा क्रियाशील रहेगा तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो सल्फेट भी चली जाती है अगर ज्यादा क्रियाशील हुआ तो। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि ये तत्व अगर ज्यादा क्रियाशील होगा तो कॉपर को मार के हटा देगा और खुद इसके स्थान पर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जिंक कॉपर से ज्यादा क्रियाशील होता है। और कौन किससे ज्यादा क्रियाशील होगा, कौन किससे कम क्रियाशील होगा, ये पढ़ोगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी जब पढ़ाएंगे तब वहां बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये जिंक करेगा कॉपर पे आक्रमण और कॉपर को मार के यहाँ से क्या कर देगा? बाहर, और इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? स्वयं जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? जिंक के साथ, जिंक किसके साथ जुड़ गया? सल्फेट के साथ। और यहाँ पर कॉपर क्या हो गया? अकेला। तो यहाँ पर देखो, पहले एक पदार्थ जिंक अकेला था, लेकिन यहाँ कौन अकेला हो गया? कॉपर। और इसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ेगा, लेकिन एक पदार्थ अकेला रहेगा। तो इसे, इसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसे ही हम क्या कह देते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पदार्थ है ये क्या है? आपका जिंक। ये क्या है? जिंक। यहाँ पर ये जो है ये क्या है? कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को मार को हटाया और खुद जुड़ गया, तो अब सल्फेट किसके साथ जुड़ जाएगा? जिंक सल्फेट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पदार्थ है यहाँ पर निकल गया तत्व, ये क्या हो गया? कॉपर आपका क्या हो गया? अलग। तो कॉपर हमने क्या कर दिया? अलग। तो ये क्या हो गई? आपकी प्रतिस्थापन क्रिया, जिसमें आपका अधिक क्रियाशील तत्व तो अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। ठीक है। अगर इतनी बात समझ आ गई है तो आप इसको नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम बताते हैं विस्थापन के प्रकार। ठीक है। तो आप लोग इसको फट से नोट कर लीजिए। हो गया। तो इसके आगे अब हम पढ़ते हैं प्रतिस्थापन का। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार में ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एकल प्रतिस्थापन या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी जो हमने पढ़ा ये कौन सी अभिक्रिया थी? एकल विस्थापन। ये जो अभिक्रिया हमने पढ़ी, सेम परिभाषा, सेम उदाहरण आपका किसका है? एकल विस्थापन में। एकल विस्थापन में एक के साथ कोई जुड़ा होगा और एक अकेला होगा। इस बार भी जब क्रिया होगी तो कोई एक अकेला होगा और कोई एक जुड़ा होगा। तो यहाँ पर एकल नाम से आप याद रखना कि एक पदार्थ या एक तत्व क्या होगा? अकेला होगा। द्विविस्थापन में कोई अकेला नहीं रहेगा, दोनों के साथ कोई न कोई जुड़ा रहेगा, लेकिन वहां पर आपस में क्या कर लेते हैं? चेंज। तो एकल विस्थापन आपने देख लिया है। अब हम बात करते हैं किसकी? द्विविस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं अभिरेच। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की, यानी द्विविस्थापन या इसी को कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा? ध्यान से सुनो कि ऐसी विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों या मूलकों के
मूलकों के परस्पर विनिमय से नए पदार्थ बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी विस्थापन अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों या मूलकों के परस्पर विनिमय से नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनना, जैसे हम बात करें इसके उदाहरण की, क्या बात करेंगे, इसके उदाहरण की, तो ध्यान से सुनना। हमने कहा कि हमने उदाहरण लिया बेरियम क्लोराइड, हमने क्या उदाहरण लिया, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर इसको हम तोड़े, अगर इसको हम क्या करें, तोड़े, तो यहाँ पर ये जो बेरियम है, ये बेरियम +2 में टूटता है और Cl 2Cl माइनस में टूटेगा। सेम प्रोसेस इसमें होगा, कॉपर आपका +2 में टूटेगा और SO4 -2 में। एक बात बताओ, यहाँ बेरियम के साथ कौन जुड़ा है, क्लोरीन, और यहाँ पर कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सल्फेट। तो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब होता ऐसा है कि बेरियम के साथ क्लोरीन रहते रहते उब जाता है। अब इसको ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है, शुरू में तो जुड़े थे तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में क्या होता है, इन दोनों की आपस में नहीं जमती है। सेम काम आपका कॉपर में होता है। कॉपर भी पहले जुड़ा था सल्फेट के साथ, जब पहले जुड़ा था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब यहाँ पर देख लिया है दूसरे को, अब दूसरे को देख लिया है तो अब इसको कॉपर क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो अब क्या होते हैं, ये दोनों आपस में ही क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज। ये कहेगा बेरियम, भाई कॉपर तुम अगर सल्फेट से क्या हो, उब गए हो, तुमसे सल्फेट से मन नहीं लगता है, तो सल्फेट को दे दो हमसे और इस हमारे क्लोरीन को ले जाओ तुम। तो कॉपर भी उब गया उधर से, दोनों में मार झगड़ा हो रहा है, इसमें भी मार झगड़ा हो रहा है, दोनों में नहीं पटा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज। ले भाई तू हमारे ले जा और अपना दे जा। तो यहाँ पर ये काम हो जाता है लेने और देने का। ये बेरियम वाला प्लस जो होता है इसके माइनस से क्रिया कर लेता है, और इसका जो ये प्लस कॉपर प्लस है, कॉपर 2+ होगा, ये जो कॉपर 2+ होता है ये इसके Cl से क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पर जब कॉपर और Cl क्रिया करते हैं तो यहाँ पर बन जाता है कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पर जब ये बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर देखो एक्सचेंज हो गया, पहले कॉपर के साथ कौन था, सल्फेट, लेकिन अब कॉपर के साथ कौन आ गया, क्लोराइड। यहाँ पर पहले बेरियम के साथ कौन था, क्लोराइड, अब बेरियम के साथ कौन आ गया, सल्फेट, यानी दोनों ने आपस में क्या कर लिया, चेंज। तो एक्सचेंज कर लिए, और एक्सचेंज करने से नया पदार्थ बन गया। ये जो आपके अभिकारक थे, अभिकारक के आयन आपस में एक्सचेंज कर लिए, एक्सचेंज करने से नया पदार्थ बन गया, और इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। और आप याद रखेंगे द्विविस्थापन नाम से, यहाँ पर दोनों के साथ कोई न कोई जुड़ा होता है, कोई अकेला नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले कोई न कोई जुड़ा था, अब भी कोई न कोई जुड़ा है, लेकिन बस अब एक्सचेंज कर लिए हैं, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया। यहाँ पर जो लिए हो इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड, ये जो है इसका नाम क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर आपने जो लिया है इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट, इसे हमने क्या कह दिया, कॉपर सल्फेट। और यहाँ पर जो बना आपका कॉपर क्लोराइड, यहाँ पर क्या बना, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पर एक पदार्थ और बना एक यौगिक जिसे हम कहते हैं बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, उभय अपघटन। और ध्यान से सुनना, इस उभय अपघटन अपक्रिया में ध्यान से सुनना, इस उभय अपघटन अपक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, और क्या कह सकते हैं कि अधिकांश अवक्षेपण अभिक्रियाएं जो होती हैं, अधिकांश अवक्षेपण अभिक्रिया, अधिकांश अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होती।
तो आप ये भी कह सकते हैं। और अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप आपका सफेद कलर का धुंधला रंग का पदार्थ होता है जो पानी में नहीं घुलता है, और जिसमें इसका निर्माण होगा उस अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, अवक्षेपण अपक्रिया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर होगी, और इस वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। वीडियो काफी लंबी हो गई है, ठीक है, तो अपलोड होने में दिक्कत होती है, तो अपलोड होने में कोई दिक्कत ना हो, इसको हम 2 भागों में कर दे रहे हैं। आज आपका आधा चैप्टर हो गया है और आधे से कम भाग बचा है, मतलब आधे से ज्यादा हमने कर लिया है और आधे से कम भाग बचा है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है। इसको अब हम क्या करेंगे, आज यही तक करेंगे, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। इसके आगे का जो भाग होगा हम अगले पार्ट में कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा पढ़ने में, और आप मेहनत देख ही रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, एक वीडियो को अगर 1 घंटा शूट करना है तो उसके 2 घंटे पहले तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके एक वीडियो शूट हो पाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को शेयर हो सके तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए। आप उनका कल्याण करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। तो आप लोग आए वीडियो को देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खाना खाए।